आपने बहुत ही संक्षिप्त में बहुत ही गहरी बातें की और आपने लगभग उस ज़मीन को हमारी आंखों के सामने ला खड़ा किया है जिस ज़मीन में पैदा होकर इस महान शख्सियत ने इस देश को लगभग एक नई दिशा दी और जो एक जड़ता और लगभग गतिरोध ही समाज में बजा रहा था, दुर्गंध फैला रहा था, उसको लगभग आने वाले कई सालों के लिए खत्म किया। मैं इसी कड़ी में आगे वक्ता के तौर पे बड़े भाई जैन जी को बुलाना चाहूँगा। ये साथियों, आज मैं आप सबको मंडल जयंती की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ और हमारे देश के अंदर वर्षों से व्याप्त जो गैर बराबरी उसको लेकर हमारे बहुत सारे पुरखों ने बहुत निर्णायक लड़ाइयाँ लड़ी और उन्हीं लड़ाइयों में से एक थी पिछड़े वर्ग के लिए, पसमानदा तबके के लिए 3743 जातियों को एक जमात में तब्दील कर इस देश में सामाजिक चेतना का प्रसार करना, शैक्षणिक रूप से उनको मजबूत बनाना, राजनैतिक हथियार के माध्यम से उनको वो सारी ताकत प्रदान करना जिनसे उनको वंचित किया जाता है। और बीपी मंडल साहब इतिहास के उसी निर्णायक मोड़ पर एक ऐसी शख्सियत के रूप में हमारे सामने उभरते हैं जिन्होंने बहुत परिश्रम करके एक रिपोर्ट तैयार की बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के सदर होने के नाते, और यह श्रेय उनको जाता है। हमारे पहले के साथियों ने बहुत तफसील से आपको बताया है कि अफर्मेटिव एक्शन, सकारात्मक पहल या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन और उसका ही एक घनीभूत रूप रिजर्वेशन, उसको लेकर उसकी वकालत करने वाले और उसकी मुखालफत करने वाले दोनों के बीच अगर इस देश में कोई स्वस्थ बहस होती तो शायद लोगों के दिमाग के जाले साफ हुए होते, लेकिन वो तमाम यथास्थितिवादी ताकतें जो सत्ता प्रतिष्ठानों के अलग अलग केंद्रों में बैठे हुए आज भी वो नहीं चाहते कि यह गतिरोध समाप्त हो और समाज के अंदर बराबरी के साथ, डिग्निटी के साथ, समृद्धि के साथ लोग जीवन बसर कर सकें। और इसीलिए बार बार बहुत तरह के कुतर्क दिए जाते हैं, जबकि तथ्य, आंकड़े कुछ और बयां करते हैं। हर एक वॉक ऑफ लाइफ में आप देखेंगे तो इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अकलियत, पसमानदा, खवातीन, उनकी जो नुमाइंदगी होनी चाहिए वो नदारद इन सत्ता प्रतिष्ठानों में, शैक्षणिक संस्थानों में हमको मालूम पड़ते हैं। संसद, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, ये सारे जो आपको इमारतें दिखाई पड़ती हैं उसमें बैठने की जो संख्या है वो बहुत नियत है, उससे ज़्यादा लोग वहाँ बैठ नहीं सकते। लेकिन इस देश में हजारों संस्थाएं हैं जहाँ बैठने की पूरी संभावनाएं हैं, लेकिन जबरन आपको वहाँ बैठने नहीं दिया जाता। और जो लोग कहते हैं कि मेरिट शुड नॉट बी इग्नोर्ड, वो लोग भूल जाते हैं कि इसी मुल्क में
जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तो हमारे उन पूर्वजों के साथ जो साजिशें होती थी, और तब कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, हमारी हैसियत और औकात एक दारोगा बनने तक की नहीं थी, और तब हम उन अंग्रेज़ों के आगे कहते थे कि हमको कुछ रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। तब तो अफर्मेटिव एक्शन बहुत प्रिय था, तब रिजर्वेशन बहुत अच्छा लग रहा था, और वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में डाइवर्सिटी मेंटेन करने के नाम पर जो उनको सुविधाएं मिलती हैं और उनको दाखिला मिलता है, तब भी उनको परेशानी नहीं होती। ये जो दोहरा मापदंड है वह सिर्फ इसलिए है कि एक खास तबके जिनको वर्ण व्यवस्था के पदानुक्रम में बहुत नीचे रखा गया है, वो नहीं चाहते कि वो ऊपर आ जाए और बराबरी के साथ आंखों में आंखें डाल के अलग अलग क्षेत्रों का वो संचालन और निर्देशन कर सकें। और इसलिए बीपी मंडल साहब हमारे लिए एक ऐसे प्रतीक के रूप में सामने हैं जो एक व्यक्ति से कहीं ज़्यादा उस पूरी लड़ाई गैर बराबरी के खिलाफ उसके एक अहम आइकन बन गए, और इतिहास ऐसे ही बना करता है। इसलिए ऐसा नहीं उनके पहले लोगों ने लड़ाइयाँ नहीं लड़ी, काका कालेलकर की रिपोर्ट थी, उस पर काम ईमानदारी से नहीं हुआ, उसकी सिफारिशें मानी नहीं गई। 61 में जो कास्ट सेंसस का रिकमेंडेशन था वो तत्कालीन सरकार ने नहीं किया। 31 के बाद तो देश गुलाम था 47 तक, लेकिन भारत जब एक गणराज्य बन गया उसके बाद 51 से 61, 71, 81, 91, 2001, 2011 ये सारे दशक बीत गए, लेकिन हमारे नेताओं की अथक अभूतपूर्व जद्दोजहद के बावजूद, इसमें लालू जी का नाम बहुत अकीदत के साथ मैं लेना चाहता हूँ, शरद जी के प्रति बहुत कृतज्ञता के साथ उनको याद करना चाहता हूँ, मुलायम सिंह यादव जी ने जो लड़ाई लड़ी उसको इतिहास में बिसराया नहीं जा सकता। जो रामविलास पासवान जी एक ज़माने में लड़ा करते थे उनको भी याद करना चाहिए। जो चंद्रजीत यादव जी ने इसी देश की राजधानी में लोगों को गोलबंद करने का काम किया उसको हम नहीं भूल सकते। कम्युनिस्ट धड़े में भी कॉमरेड सुभाषिणी अली जी सीपीएम के अंदर भी जो संघर्ष कर रही थी पार्टी के भीतर, उनको भी मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूँ। और कांग्रेस की सरकार में इंदिरा जी ने जो दो एक्सटेंशन दिया बीपी मंडल साहब को, उनके प्रति भी मेरे मन में बहुत श्रद्धा है। अब यह काम होना था विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के करकमलों से, उनके दस्तखत से। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को कैसे पिछड़ा पसमानदा बहुजन समाज भूल सकता है। और जो दूसरी सिफारिश दिवंगत अर्जुन सिंह जी के कलम से और उनके मंत्री रहते हुए हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में लागू हुआ, आज हम उनको भी याद करना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि आज मुल्क में न्याय पर आस्था भारी, कोई रैशनल कोई लॉजिकल बात आप करते हैं तो चारों तरफ से हुआ और ये जो मुख्य धारा की मीडिया में जो प्रमुख ओपिनियन मेकर्स की तरह एक तरह से हैं, जो ऑडियंस को प्रभावित करते हैं, जो पाठक के सोचने की प्रक्रिया में जिनका दखल हो जाता है। और दिलीप मंडल जी बहुत, उनकी किताब है जातिवाद जनगणना पर, उसको पढ़ा जाना चाहिए। कोई एक दशक पहले की किताब, बहुत सारे लोगों, उर्मिलेश जी का बड़ा योगदान। तो जो काम 97 में कर दिया यूनाइटेड फ्रंट की सरकार ने, उसको 2001 में आराम से हो जाना चाहिए था, लेकिन दक्षिणपंथी धड़े की सरकार ने उसको बलीता लगा दिया, वाजपेयी की सरकार ने। इसलिए हम लोगों को जो कुछ भी थोड़ा हक हुकूक मिला है वो मिली जुली तथाकथित कमजोर सरकारों के दौरान मिला है। चाहे वो मोरारजी भाई की सरकार हो, चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बाद में बने हों, उसी समय ये दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग गठित हुआ, उसी समय तमाम तरह के रिकमेंडेशंस लेकर बीपी मंडल साहब सामने आए। और मैं मुरहो गया हुआ था लोकसभा चुनाव के दौरान
तो जो पहला 2 वाक्य उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट में लिखी है, इक्वालिटी एग्जिस्ट्स ओनली अमंग इक्वल्स, टू इक्वेट अनइक्वल्स इज टू परपिचुएट इनइक्वालिटी, वही उनके समाधि स्थल पर भी वही 2 सेंटेंस लिखे हुए इंस्क्राइब्ड। कोई भी व्यक्ति आलोचनाओं से परे नहीं है। जिनका भी लंबा राजनीतिक जीवन होगा, कुछ न कुछ गलतियां भी होती हैं, कुछ मिसकैलकुलेशन होते हैं पॉलिटिकल, लेकिन आदमी को संपूर्णता में देखा जाना चाहिए। कोई भी आदमी आइलेंट नहीं है, कोई भी। लोहिया ने तमाम तरह के प्रयोग किए, लीमय ने किए, चौधरी चरण सिंह जी ने किए। लालू प्रसाद जी की इज्जत, उनका एहतराम इसलिए होता है कि उन्होंने कभी भी इस देश को तकसीम कराने वाली ताकतों के साथ हाथ नहीं हुआ। और इतिहास इवन उनके विरोधी भी इसी बात के लिए करते हैं कि अहीर वाला शख्स, और चाहे जिन भी वजहों से हमारे ही घरे के बहुत सारे नेता उस तरफ चले गए, उनको भी उनकी गलतियों का एहसास है जीवन के आखिरी वर्षों में आकर। हम जिस समाज से आते हैं उसमें ग्रेटिट्यूड बड़ा चेरिस्ड वैल्यू, वर्चू, तो हम अपने पुरखों के प्रति एहसानमंद रहते हैं। हम उनसे जो गलतियां हुई उनको दोहराते नहीं, उनसे छूट गए कामों को करने की यथासंभव कोशिश करते हैं। लेकिन ये मुर्दों का देश, यहाँ मुर्दागिरी चलती। वही रामविलास पासवान जी जिन्होंने 30 साल तक सोशल जस्टिस की राजनीति की, इस जेएनयू कैंपस में भी आते रहे, बुलाए जाते रहे। और मुझे इस बात का संतोष है कि उनके जीते जी भी उनके अच्छे कामों को मैं एक्नॉलेज करता हूँ। ये गलतियां बाकी हमारे नेताओं के साथ उनकी उम्र दराज हो, हम दुआएं करते हैं, लेकिन बाद में जो लोग अफसोस जाहिर करते हैं कि बहुत बड़े नेता थे, हमने ये, हम उनको श्रद्धांजलि देते वगैरह, ऐसा ना हो। काशीराम जी भी ने मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, और 2 साल सरकार नहीं चली, सरकार को टॉपल किया गया, बीजेपी के साथ सरकार बनाई गई। लेकिन मान्यवर काशीराम जी का अगर इसी एक बात पर हम आलोचना करें और यह भूल जाएं कि साइकिल से पूरे देश भर में यात्राएं की, कई सूबों में, और अम्बेडकर के विचारों को नए सिरे से घर आंगन तक पहुंचाने में उनकी भूमिका थी, तो ये काशीराम जी के प्रति अन्याय है। तो जिस आदमी ने, अगर शेक्सपियर ने नाटक लिखे तो उनसे इस बात की शिकायत नहीं हो सकती कि उन्होंने उपन्यास क्यों नहीं लिखे, अफसाने क्यों नहीं लिखे। तो जिस आदमी में जो क्वालिटी है उसको तो कम से कम हम नॉलेज कर लें, और जो कमजोरियां हैं उनसे सीखें कि हमसे ये गलती ना हो। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज हमारे 3 बड़े नेताओं की पहलकदमी के चलते कास्ट सेंसस एक बार फिर से डिस्कोर्स में जिंदा हो गया। बड़े नेताओं का यही मतलब होता है कि उनका एक एक बयान मानी तो पहुंचती है। सिर्फ स्वास्थ्य लाभ की जानकारी लेने के लिए लालू प्रसाद जी मुलायम सिंह जी के यहाँ चले जाते हैं, शरद जी के यहाँ चले जाते हैं, तो इस देश के मीडिया घराने में खलबली मच जाती है और उनका हाजमा बिगड़ने लगता है। आज आप कैप्शन उठाकर देखिए, अखबारात के, टेलीविज़न पर जो टिकट चलते हैं, उनके शो का जो टाइटल रहता है, ये वही लोग हैं जो 56 यादव एसडीएम बनवा रहे थे अखिलेश जी की सरकार में, और आज तक माफ़ी नहीं मांगी इस बात के लिए। वो सारे आज सेकुलर खेमे के बने, पुरोधा बने हुए हैं, पैरोकार बने हुए। तो हमको बहुत महीनी से, बारीकी से उन लोगों के बारे में याद भी रखना चाहिए, और अपने लोगों से अगर किसी मोड़ पर गलती हुई है तो उनको जलील भी नहीं किया जाना चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि जैसे रामविलास जी के गुजरने के बाद हमारे लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे, वैसे जिंदा जो हमारे नेता हैं उनको आज हम कोसें और उनके जाने के बाद हम
आंसू बहाएं, हम सबक लें इतिहास से। हमारे नेताओं की उम्र बड़ी कम रही। जगदेव बाबू मारे गए बिहार लेने, बहुत कम उम्र, मंत्री थे, प्रयोग किया, शोषित समाज दल, पत्रिकाएं निकालते थे, देश दुनिया के बड़े बड़े फिलोसोफर्स, प्रोफेसर्स और लीडर्स से डायलॉग करते थे, पत्राचार करते थे। हमारे नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कम उम्र में गुजर गए। बीपी मंडल साहब की उम्र कोई बहुत ज़्यादा नहीं। बीएन मंडल साहब राज्यसभा सांसद रहते हुए बैलगाड़ी से अपने इलाके का दौरा कर रहे थे और वहीं पर हृदयाघात से उनका आकस्मिक निधन हो गया। राम मनोहर लोहिया जी की उम्र कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, 60 साल की उम्र भी उनको मैसर नहीं हुई। तो हम लोगों के नेताओं ने बहुत सीमित जीवन अवधि में जितना कर दिया वो कम नहीं, विचलन रहे होंगे, लेकिन आज हमारे बीच लालू जी हैं, उनका होना ही हम लोगों को बहुत ताकत देता है। आज हम उनकी भी सेहतमंद लंबी जिंदगी की कामना करते हैं, क्योंकि बीपी मंडल साहब ने जो लड़ाई मंडल कमीशन की सिफारिशों के जरिए छेड़ी थी, उसमें भले 2 लागू हो पाए, लेकिन उस मंडल के लागू होने के बाद जो कमंडल लेकर आडवाणी जी निकले थे, उनको गिरफ्तार करके इस देश को टूटने से बचाया था लालू प्रसाद जी ने। ये उनका योगदान है हमारे समाज में। इसलिए 23 अक्टूबर 1990 और फिर कार सेवकों पर बल प्रयोग करके यूपी को जलने से बचाने वाले मुलायम सिंह जी 30 अक्टूबर 1990 के तारीख में दर्ज जो 2 महत्वपूर्ण दिवस हैं, वो इस इतिहास को 90s के एरा को शेप करने में बहुत निर्णायक साबित हुए। आज फिर वो ताकतें सर उठा रही हैं। हम लोग ईमानदारी से एक दूसरे के साथ आत्मीय रिश्ता बनाए रखें। बहुत छोटी छोटी बातों में हम अपनी ऊर्जा जाया करते हैं और इससे हमारा घराना कोई बड़ा नहीं होता। हम जब तक डायलॉग में नहीं जाएंगे, हम क्रिटिकली इंगेज नहीं करेंगे, हम बड़ा दिल नहीं दिखाएंगे, तो समाजवाद तंग दायरे में बहुत घुटन महसूस करता है। उसको भी हवा पानी चाहिए। और हमारे नेताओं ने तो बड़े बड़े प्रयोग किए, तंग दिल नहीं, और जो तंग दिल थे वो इतिहास के पन्नों में सिमटा दिए गए। आज अशोक मेहता जी को कितने लोग इस देश के याद करते हैं। लोहिया के रास्ते में कदम कदम पर रोड़े अटकाया करते थे, पार्टी के अंदर जलील करने का काम करते थे। कितने लोगों को याद है वो सारे नाम जो लीमये को पार्टी फोरम पर बुलाए न जा सके इसके लिए जिक्र करते थे। आज लीमये को जमाना याद करता है कि इस देश में लोकसभा की मियाद 6 साल बढ़ा कर दी गई 5 साल से। तो इस देश में 2 ही पार्लियामेंटेरियन थे, एक वेटरन पॉलिटिशियन मधु लीमये साहब जिन्होंने जेपी के आह्वान पर रिजाइन किया, और दूसरे पहली बार के सांसद छात्र नेता शरद यादव जिन्होंने रिजाइन किया। संख्या तो 540 के आसपास थी। 2 ही लोग क्यों? और वाजपेयी साहब बीमार पड़ गए कि दल के अनुशासन में बंधे हुए हम जनसंघ कैसे इस्तीफा दें। लालू प्रसाद जी ने अपनी सरकार के गिरने की परवाह नहीं की, कभी भी जा सकती थी केंद्र सहित सूबे की सरकार, लेकिन स्टेप उन्होंने लिया और इसलिए वो तारीख में अमर रहे। इसलिए आज मंडल जयंती के दिन पर हम जितने नए साथी यहाँ पर आए हैं और समाजवादी विचारों से ओत-प्रोत हैं, मैं उन सब का खैर मकदम करता हूँ और आप सब में बहुत बड़ी संभावनाएं मैं देखता हूँ। ये कोई 1-2 आदमी की लड़ाई नहीं, हजारों वर्षों की लड़ाई है। बहुत सारे लोग गुमनाम चले गए हमारे लायक, बहुत सारे लोगों के हिस्से में बहुत यश आया। वो कहते हैं ना कि कल फिर आएंगे खिलते नगमों की कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। सब कुछ हमने ही कर दिया, ये कोई भी भला आदमी ये दावेदारी नहीं करता। और कोई भी लड़ाई खत्म नहीं होती, बहुत सारी इंटीग्रेटेड लड़ाइयाँ चलती रहती हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई, चाहे वो एकेडमिया का सवाल हो, चाहे वाइस चांसलर
हमारे समाज के लोग नहीं बनते। हमारे समाज जब मैं कहता हूँ तो वो स्वस्थ भारतीय समाज की बात मैं करता हूँ, जिसकी ईमानदारी की ज़रूरत है आज, जो हर जगह एक ही तरह के लोग, एक ही रूप रंग, एक ही आकृति के लोगों को बैठा देना चाहते हैं। ये समरस समाज के नाम पर ये एक रूपता खोजने वाले लोग, इनको डाइवर्सिटी नहीं चाहिए। आज क्यों इस देश में मुसलमानों की स्थिति दयनीय है? आज क्यों सच्चर कमेटी की सिफारिशों पर कोई बात तक करने के लिए तैयार नहीं होता? आज क्यों इस देश की बड़ी आबादी की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है और जो सार्वजनिक उपक्रम है उसको औने पौने दाम में बेचा जा रहा है? आज क्यों पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ को के ऊपर ताले चढ़ने की नौबत आ रही है? मतलब जेएनयू को इतना डिग्रेड कर दो, खुद ही आदमी कहे कि सरकार के बस का नहीं इसको चलाना, इसलिए अशोका के हवाले कर दो इसको। तो चाहते हैं लगातार मेस बिल बढ़ रहा है। मंडल कमीशन की सिफारिशों में मुफ्त भोजन, वस्त्र, आवास, कोचिंग की व्यवस्था, लैंड रिफॉर्म, प्रमोशन में रिजर्वेशन, बैकलॉग को भरने की बात, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग बनाने की बात। अब तो खैर होने लगा है, सूबों में भी पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण मंत्रालय, आदिवासी कल्याण मंत्रालय, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, सब एक समय इसको लेकर भी कौन लोग तैयार होते। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हम लोगों को एक ऐसे जगह में दाखिला मिला है जहाँ हमारे हज़ारों साथियों की तमन्ना पूरी नहीं हो पाई हो। और जेएनयू में रह के आप इस बात का रोना नहीं रो सकते कि हमको अवसर नहीं मिला या हमारा जो सोशल बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड है, वो बहुत कमज़ोर रहा। जेएनयू अपने आप में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ सारे बैगेज, सारे डेप्रिवेशन पीछे छूट जाते हैं अगर आपके अंदर परसिवरेंस और मैग्नेनिमिटी हो और एक विजन हो, एक इमेजिनेशन हो और आप उत्साह से भरे हुए हैं, आप रोना नहीं हुए। इमेंस अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी की भावना हम लोगों के अंदर मजबूत है। एक संजय जी हैं, संजय झा जी हिस्ट्री में, और वो अपने प्रोफाइल लिखते हैं कि स्टडी इक्वालिटी। हम तो लिखते हैं अपने सब्जेक्ट का नाम, उनको जेएनयू ने यही दिया। और हम लोग बाकी तमाम स्टेट रन यूनिवर्सिटीज़ के साथियों के साथ संवाद करें, वहाँ क्या रिसर्च हो रहा है, वहाँ के साथी क्या सोच रहे हैं, मधेपुरा यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, मेरठ यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, पूर्वांचल संपूर्णानंद में लोग किस तरह का रिसर्च कर रहे हैं। आखिरकार जेएनयू में पढ़ने और सीखने के चलते समाज आपसे कुछ ना कुछ तो उम्मीद करता होगा ना। अगर वो आपसे गाली की उम्मीद कर रहा है तो वही दीजिए, फिर उसमें भी एक मेथड दिखे, उसमें भी आपकी कुछ यूनिकनेस दिखे। लेकिन समाज ये तो उम्मीद नहीं कर रहा। जो भी एक्सपेक्टेशन है उसको मीट तो करेंगे ना। तो इसलिए हमेशा बड़ी लकीर खींचने की कोशिश हो। जो भी साथी हमारे बीच के हैं और वो जब पढ़ते हैं और लिटरेचर को पढ़ते हैं, अपने हिसाब से उसको देखने की कोशिश करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। क्योंकि बगैर पढ़े लिखे हुए डेमागॉग की तरह बात करने से और मियरली स्लोगनियरिंग से विमर्श को नहीं जीता जा सकता। उसकी लिमिटेशंस होती हैं नारे। इसलिए हम लोग खूब पढ़ें, कास्ट सेंसस को लेकर जहाँ कहीं भी हम लोग रहें, लोगों को बताएं कि यह राष्ट्रहित में है, कि ये कोई जाति का सवाल नहीं है, यह एक समावेशी समाज के निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी है। वो आंकड़े सामने आए ताकि उन तबकों के लिए नीतियाँ बन सकें। और आज बीपी मंडल जी को याद करते हुए मुझे एक वाक़या याद आता है। मैं नया दिल्ली में आया था और एक जनहित अभियान है, हरिदास नारायण जी चलाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक कार्यक्रम था और उसमें उड़ीसा के एमपी, हरियाणा के लीडर, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, कर्नाटक के, जितने भी मुमकिन हो सकते थे पार्लियामेंटेरियंस को, एजुकेशनिस्ट को, अकेडमी को बुलाना, उन्होंने बुलाया था। एवं हुकुमदेव नारायण यादव जी को भी बुलाया था, बीजेपी में थे। आरजेडी के नुमाइंदे थे, शरद जी थे,
कोई प्रसन्ना या कुछ नाम का उधर के थे, और एक बहस उस वक्त चल रही थी 2012-13 की बात है। और हमने एक बार वहीं पर ये लैंग्वेज को सुना था, वहीं उन्होंने कहा कि मंडल के बाद इस देश में कोई दूसरा बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। आज अफसोस है कि वो हमारे बीच से चली गई। अम्बेडकर टुवर्ड्स एंड उसको पढ़ते हुए पता चलता है कि और कितना कुछ लिखा है उस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब वाले कार्यक्रम में। वो लिख कर आई थी कि हम कितना बोलेंगे और समय का ख्याल, एकदम टू द पॉइंट। उनकी जो चिंताएं थी, उनकी जो अपेक्षाएं थी नई नस्ल के सियासतदानों से, उसको वो रख रहे। तो इसलिए हम लोग चारों क्षेत्र जो हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और ये खबरपालिका, संवादपालिका, मीडिया, इन सब के अंदर जो कुछ भी बहस चलती है, कई बार खोखली बहस होती है, कई बार बहुत ही लगेगा कि अस्त्रहीन बातें हो रही हैं, बिलो द बेल्ट बातें हो रही हैं, लेकिन हम लोग वहाँ से भी कुछ रोशनी अपने इंटरवेंशन के जरिए निकालने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि मंडल साहब को याद करने का जो मकसद है उसको हम शायद पूरा कर पाएँ। नई पीढ़ी के लीडर्स ने भी बहुत उम्मीदें जगाई हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने प्रस्ताव रखा, पहले भी 2 बार संकल्प पारित हो चुका था बिहार विधानमंडल में कि कास्ट सेंसस कराया जाए, लेकिन इधर जबकि बयान आ गया गृह राज्य मंत्री का, नित्यानंद राय का, कि हम नहीं कराएंगे, और राजनाथ सिंह ने कोई पार्लियामेंट में तो कहा नहीं था कि हम कराने जा रहे हैं 18 में, तो इसलिए वो भी एक बहुत ही झूठ का प्रचार था। तो उसके बाद ये लोग हरकत में आए और तेजस्वी जी के प्रस्ताव को मानते हुए नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक सर्वदलीय डेलीगेट मिला है, और यही हुआ है कि सबकी बात उन्होंने बहुत अटेंटिवली सुनी है इस देश के वजीर आजम ने। और करेंगे क्या, और उनके ट्रैक रिकॉर्ड से तो ऐसा कुछ एश्योरेंस तो नहीं मिलता है, लेकिन जो काम अपोजिशन का है उसको सब लीडर्स ने ईमानदारी से किया है। हम लोग ऐसे लोगों को ताकत दें और इन राजनीतिज्ञों के मन में जो कुछ हमारी नई पीढ़ी को लेकर सवाल हैं, तो हम लोग कैसे आगे बढ़ सकें, और जो लोग जहाँ हैं वहाँ से भी बहुत बेहतर कर सकते हैं। जब तक हम लोग कैंपस में हैं, जब तक पढ़ाई लिखाई के काम में हैं, यहाँ भी उस बहुजन वैचारिकी को, उस सेक्युलर मुल्क को उस टेम्पलेट के साथ आगे बढ़ाने की दिशा में हम लोग काम करें। निश्चित रूप से बीबी मंडल साहब के प्रति सही मायने में हमारी अकीदत होगी, राजी अकीदत होगी, और हम सब लोग चाहे जितना ही बन पड़े बहुत बिरादराना भाव से हम लोग काम करें अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशंस की। मैं इन सब पक्षों में भी नहीं पढ़ता, कभी नहीं पढ़ता। हम जिस वक्त यहाँ JNU में AISF के भी सेक्रेटरी थे, तब भी हम लालू जी की बात करते थे, क्योंकि आया मैं उसी रास्ते से। RJD में छात्र राजनीति में संगठन सचिव हुआ करता था भागलपुर यूनिवर्सिटी, टूटा मानी भागलपुर यूनिवर्सिटी। यहाँ कुछ था नहीं तो हमने AISF ज्वाइन किया, और वहाँ भी बहुत लोगों की त्रिकुटी बनती थी, बहुत लोग अजीब गरीब निगाह से देख रहे थे। ये जिस संगठन में है उस संगठन में रह के ये लालू प्रसाद की बात करता, रामविलास पासवान की बात करता, शरद यादव की बात करता, मुलायम सिंह यादव की बात करता, मधु दंडवते की बात करता, सुबोध कांत सहाय की बात करता, ताऊ देवीलाल की बात करता, चौधरी चरण सिंह की बात करता। ये डांगे की बात उतनी मजबूती से क्यों नहीं कर रहा है, ये PC जोशी की बात उतनी मजबूती से क्यों नहीं कर रहा है। तो हमेशा शक सुनना मतलब इस देश में सर्टिफिकेट बांटने की एक अजीबोगरीब बीमारी लोगों में लग गई। आपस में ही एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखना। हम ज़्यादा बड़े समाजवादी हैं। आज तक हमने कभी किसी की कमिटमेंट पर कभी डाउट नहीं किया। हम आप सब एक दूसरे के साथ हैं। किसी की इंगेजमेंट हो सकती है, कोई रिसर्च पेपर लिखने में लगा हुआ हो, वह भी एक तरह का कॉन्ट्रीब्यूशन है समाज में। कोई दूसरे तरीके से इंटरवेन करता है। तो हम सब लोग एक दूसरे की खूबियों खामियों के साथ उसको एक्सेप्ट करें और दूसरे को आगाह करते रहें कि और बेहतर कैसे किया जा सकता है। ये छोटा परिवार, सुखी परिवार वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये सब कुछ हम ही कर रहे हैं।
इससे भी लड़ाई नहीं बनती। और एक तरह का ग्रेटिट्यूड, एक तरह की ह्यूमिलिटी बहुत ज़रूरी है। और समाजवादियों के बीच तो ये रिवायत रही है, एक दूसरे के प्रति अदब का भाव, एक दूसरे को एक्नॉलेज करने का स्पिरिट। हम क्या लेकर जाएंगे इस जहाँ से, इस कैंपस से जब बाहर की दुनिया में कदम रखेंगे तो वहाँ तो और क्रूरताओं से भरी हुई दुनिया, और भी लाचारी की है, बेबसी। इसलिए एक दूसरे के प्रति हम लोग एक जो ह्यूमन कंपैशन और एक कंपैशनेट टच उसको नहीं बिसराएं। अदरवाइज ये सियासत जो है वो बहुत ही बिना सोल के रह जाएगी, उसमें कोई रूह नहीं बचेगा और सिर्फ जिस्म के ढांचे से कोई लड़ाई आज तक नहीं जीती जा सकती। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि 21 की जनगणना जातिवाद कराने में हमारे लीडर्स, हमारे एक्टिविस्ट, हमारे साथी सफल होंगे। आप अगर लिख सकते हैं तो लिखते रहिए, कॉलम्स लिखिए। पंकज जी ने वायर्ड में लिखा है, जो भी यूपी की सियासत को चल रही है, कास्ट सेंसस पर भी हम उम्मीद करते हैं ये लिखेंगे। और सब लोग जिस भी लोग का साइन आपको बेहतर पता है, तो समाज के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी बनती है। और लाख कोई आपकी आलोचना करे, आपको भला बुरा करे, अगर आप में बेसिक ऑनेस्टी है तो आपको विचलित नहीं होना। ज़माना लोहिया को याद रखता है, अशोक मेहता इतिहास के पन्नों में सिमट गए। उस वक्त उनकी बहुत पूछ थी, प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन बन गए। लेकिन जो आदमी जोखिम लेता है गाली सुनने की, मिथकों में भी है 100 गालियाँ कृष्ण बर्दाश्त करने का स्टेमिना रखते थे। हम आप सामान्य आदमी को जो इंसान बनने की प्रक्रिया सभी गुजर ही रहा है, उसको 2-4 हज़ार गाली सुनने की कुव्वत विकसित कर लेनी चाहिए। सावित्रीबाई फुले पर कीचड़ नहीं उछाला जाता था क्या? क्या उन्होंने स्कूल में जाना पढ़ाना वो बंद कर दिया? हमारा समाज टंगुच्चा समाज है। आप आगे बढ़ेंगे लेट कोई को, आप आगे बढ़ेंगे बैकवाइटिंग को। इसलिए इन सब में नहीं पड़ना, एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना है। और एक बड़े बृहद परिवार में हम लोग कोई अचानक से यहाँ आ गए हैं और ये सारा बहुत पहले से चल रहा है जेएनयू में, अपने अपने तरीके से लोग लड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे थे। इसी कैंपस में ना आशुतोष ने शरद यादव की वोटिंग खींची, और इसी कैंपस में यूनाइटेड ओबीसी फोरम हो, उसके पहले एयर बीएसएफ हो, इन सब ने दसियों बार उनको बुलाया, रामविलास पासवान जी को बुलाया, जितेंद्र राम मांझी जी का प्रोग्राम लगा यहाँ पर। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी इस कैंपस के लिए, जो एक एलीट कैंपस था, जो एक ही तरह के गाने गाता था। और मेरिट का सोहर गाने में इन लोगों को बड़ा आनंद आता था, तो गाते रहिए, हमारे लोग तो आने लगे। अब कोई हिमाकत करेगा क्या कि कोई बहुजन और सोशल जस्टिस के हिमायती लीडर के साथ धक्का मुक्की कर दे? कोशिश हुई 2017 में, नहीं होने दिया गया। हम लोगों ने प्रतिकार किया और बाहर ही बाहर उसको वापस लौटना पड़ा। तमाम लोग तो हमारे अच्छे मित्र हैं कई उसमें, तो इसलिए ये जज्बा बना है। ये आज 20-25 लोग हैं, ये कम नहीं, बहुत इसके ज़रिए हम लोग लंबी दूरी तय करेंगे। हम ये सारी बातें बहुत ही कॉमन सेंसिकल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि लड़ाइयों में इन तमाम मतभेदों, मतांतरों, छोटी छोटी बातों पर रूठने, छोटी छोटी बातों पर विस्पर कैंपेन करना, एक दूसरे के खिलाफ, इन प्रवृत्तियों को अगर हम तज देंगे, हम बड़ी लड़ाई की तरफ होंगे। 6 प्रधानमंत्री कांग्रेस की तरफ से हुए, 55-56 साल हुकूमत रही इस देश में, और समाजवादियों की भी 3 बार केंद्र में सरकार बनी। बमुश्किल 6-6.5 साल हम लोगों ने चलाए, और कभी भी एक प्रधानमंत्री से हमारे काम नहीं चला, और फिर भी 5 साल पूरा नहीं हुआ। तो ये सब सबक है जिससे कि आगे कभी मौका हम लोगों के लीडर्स को मिले तो अगली ईगो को खड़े रखते हुए और किसी एक को नेता मान के और बाकी लोग उसके साथ सहयोग में जुट के, अरे प्राइम मिनिस्टर क्या है, फर्स्ट अमंग द इक्वल्स ही तो है उस कैबिनेट में, काम करने में क्या जाता है। इसलिए इस जज्बे के साथ हम लोग अभी से लगें, और पॉलिटिकल एम्बिशन और ये सब होना ये कोई गुनाह नहीं है। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है ना, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हम सब लोग हैं ना। कुछ लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, कुछ नहीं लड़ना चाहते, भूमिका तो आप खुद ही तय करते हैं। इसलिए कोई अनैतिक इच्छा नहीं है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, यूनियन का चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए जो साथी यहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं, मैं उनका और ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि वो सच में एक ठोस
तरीके से राजनीति को प्रभावित करना चाहिए। लोहिया कहते थे कि सामाजिक बुराइयों से लड़ने का सबसे बड़ा औजार सियासत, इसके जरिए ही जो कुछ हुआ है, हम आप आपस में बैठे, यह भी पॉलिटिक्स है। कोई चुनावी राजनीति से संन्यास ले लेता है, मधुलिंगे ने ले लिया, मधु दंडवते ने ले लिया, लेकिन उसके बाद जो कुछ लिखा, अम्बेडकर ने जो लॉ मिनिस्टर से रेजिग्नेशन के बाद भी जो लिटरेचर और टेक्स्ट है, वो बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो इसलिए बहुत तरह की बातें होती रहती हैं, उन सब में नहीं पढ़ना, लगातार पढ़ते लिखते बोलते रहना है। लालू जी अपनी सभाओं में अक्सर बोलते थे, और भोजपुरी बेल्ट में ये बड़ा चलता है, जहिया से बोले के लूर हो गई, सब दुख दूर हो गई। तो बोलना नहीं बंद करना है, आर्टिकल 19 को एक्सरसाइज करते रहना है विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो आप सबका बहुत धन्यवाद, और गेल ओम्बेड साहिबा को मेरी आखिरी विदाई। उन्होंने जो कुछ हम सबको दिया है, उसकी रोशनी में हम और ज़्यादा समृद्ध होते रहेंगे। और बीपी मंडल साहब के साथ जो 5 और सदस्य थे, उन सबको मैं आज नमन करता हूँ, क्योंकि वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, एक विचार को आगे बढ़ा रहे थे। इसीलिए मंडल पार्ट 1, मंडल पार्ट 2, मंडल पार्ट 3 की बात करने लगे। तो हम बाकी रिकमेंडेशंस को भी लागू करवा पाएँ, भूमि सुधार हो सके इस देश में, इसके लिए हम लोग जल्द करेंगे। बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।